नमस्कार साथियों, आज का एक महत्वपूर्ण टाइटल है जिसका नाम है अलंकार। और जब भी अगर अलंकार से रिलेटेड प्रश्न आते हुए दिखाई देते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो ये मान करके चला जाए कि अच्छों के हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि अलंकार की दुनिया में छिपा हुआ है आपके पास यहाँ पर काव्य। और जब अगर काव्य की बात करते हैं तो कविता की पंक्तियों में बहुत ईजी गोइंग टास्क में अलंकारों को आइडेंटिफाई कर लेना ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। इसी संदर्भ में आज हम यहाँ पर कुछ बेसिक नुस्खे इसके अंदर सीखेंगे, जिसकी सहायता से हम ये मान करके चलें कि यदि आगे उनसे रिलेटेड उस प्रकार के प्रश्न यदि एग्जामिनेशन हॉल में आते हुए दिखाई देते हैं तो कम से कम ये है कि अपने प्रश्न के उत्तर गलत न हो। और जब अगर हम ये तरीका अगर सीख जाएं तो इसके संदर्भ में, अलंकार के संदर्भ में अगर बेसिक कुछ बातें अगर की जाए तो आप सब जानते हैं कि काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने का काम करते हैं अलंकार। जब अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य की बात की जाती है तो नाम आता है आपके पास भामह। जिस प्रकार से यहाँ पर रस संप्रदाय का जो प्रवर्तक आचार्य है वो भरत मुनि माना जाता है, उसी प्रकार से अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य भामह को मानते हैं। फिर यहाँ से जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इनके वर्गीकरण की बात आती हुई दिखाई देती है। जहाँ पर वामन की अगर हम बात करते हैं तो वामन ने अलंकारों को दो भागों में वर्गीकृत किया था, जिसमें एक नाम आपके पास आता है शब्दा और उभया, लेकिन बाद में यहाँ पर भोज और अग्नि पुराण के द्वारा इसमें एक तीसरा और जोड़ दिया गया जिसका नाम है उभय अलंकार। तो एक नाम आपके पास शब्दा हो गया, एक आपके पास अर्था हो गया, एक आपके पास उभया हो गया। जब शब्दालंकार की बात की जाती है तो उसमें वहां पर कॉन्सेप्ट ये चलता है आमतौर पर कि शब्द के कारण काव्य की पंक्तियों में चमत्कार उत्पन्न हो जाए तो शब्दालंकार कहते हैं। जहां पर आने वाले पॉइंट आपके पास अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा, पुनरुक्ति, पुनरुक्त, दभास, ये शब्दालंकार का हिस्सा है। उसी प्रकार से अर्थालंकार, जिन काव्य की पंक्तियों में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है अर्थालंकार। अर्थालंकार के अंतर्गत यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इतने याद रखना डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण की बात अगर करें तो उसमें एक उपमा अलंकार है, एक आपके पास रूपक अलंकार है, एक अन्योक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, अपहनुति अलंकार, ब्याज स्तुति, ब्याज निंदा, व्यतिरेक अलंकार, प्रतीप अलंकार, कई प्रकार के इसमें यहाँ पर नाम आते हुए दिखाई देते हैं अर्थालंकार के अंतर्गत। जब यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ तो नाम आता है आपके पास यहाँ पर, और वो नाम कौन सा है तो वो नाम है आपके पास यहाँ पर उभय अलंकार। कि जिन काव्य की पंक्तियों में शब्द और अर्थ दोनों के कारण, जिन काव्य की पंक्तियों में शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है तो उसे जिस नाम से जानते हैं वो क्या कहलाता है, तो उसे हम यहाँ पर उभय अलंकार कहते हैं। शब्द का भी महत्व हो, अर्थ का भी महत्व, दोनों के कारण उसमें चमत्कार उत्पन्न होना। फिर यहां से इसमें आगे की तरफ अगर बढ़ें तो अगला पॉइंट किसके अंदर कौन आता है, तो संकर, समसृष्टि जैसे एग्जाम्पल्स इसके अंदर आते हुए दिखाई देते हैं। अब यहां से इसमें चलते हैं मेन प्रश्नों की तरफ, और प्रश्नों में क्योंकि अल्टीमेट समस्याओं का सामना तो हमको प्रश्नों से करना है, तो ये है आपके सामने यहाँ पर प्रश्न शुरू। नीचे दी गई पंक्तियों में निम्न में से कौन सा अलंकार है? वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, एग्जाम का 1 जून का ये क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम की कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो जब अगर आपके पास यहाँ पर इस प्रकार का एग्जाम्पल अगर आता है तो इसका उत्तर आप बहुत स्पीड के साथ देने का प्रयास करें कि इसका उत्तर आप क्या लेते। क्या इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहाँ पर रूपक अलंकार हैं, या फिर यमक हैं, या श्लेष हैं, या उत्प्रेक्षा अलंकार हैं? बिल्कुल सही जवाब इसमें। अब यहाँ पर ये सेशन पूरा आज का ऐसा है कि सभी लोग इसमें पूर्णता को प्राप्त करें ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि पहले से देखा जाएगा कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। आमतौर पर यदि जब आप उत्प्रेक्षा अलंकार की बात अगर करते हैं इसमें, तो उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आने वाले कुछ पॉइंट्स होते हैं, जहां पर एक आपके पास मानो हो गया, एक आपके पास मनु हो गया, उसी प्रकार से इसमें मनहु है, उसी प्रकार से जानो है, फिर यहाँ पर आपके पास जनु है, और आपके पास इसमें अगला जो पॉइंट आता है वो है इसमें जनहु। ये यदि सब कंडीशन आती हुई दिखाई देती है तो उत्प्रेक्षा अलंकार की होती है, क्योंकि इसमें यहाँ पर ऐसा मान करके चला जाता है कि जो उपमेय होता है
जो उपमेय होता है उसमें उपमान की संभावना को व्यक्त किया जाता है, और उपमेय में जब उपमान की संभावना को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं तो उसे जिस नाम से जानते हैं आपके पास उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये एग्जाम्पल, चूंकि कविता की पंक्तियां को इतना एकदम से ग्रास्पिंग कर पाए ऐसा जरूरी नहीं है, तब यहाँ पर छोटी छोटी ट्रिक की सहायता से कई सारे एग्जाम्पल्स को पकड़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। तो ये आपके पास यहाँ पर आंसर गया इसका क्या, तो इसका आंसर है डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से अलंकार का पर्यायवाची शब्द क्या है? अलंकार का पर्यायवाची उन्होंने पूछ लिया इसमें। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने, क्या इसका उत्तर विभूषण है, या इसका उत्तर पीयूष है, या धूमकेतु है, या यातुधान है? तो बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि आप सभी लोगों को मान करके चलिए कि आभूषण के जब अलंकार के शब्द की अर्थ की बात की जाती है तो अलंकार शब्द का अर्थ आप सभी लोगों को अच्छे से आता है। और क्या आता है आपको? तो आपको उसमें वहाँ पर अलंकार शब्द में ये आता है इसमें कि उसका अर्थ ही है साज सज्जा, उसका अर्थ ही है आभूषण, उसका अर्थ ही है आपके पास यहाँ पर विभूषण। तो जिन लोगों के द्वारा इसका उत्तर ए दिया गया है वो यहाँ पर सही वाले पोर्शंस पर जाता हुआ दिखाई देगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन वापस पंक्तियों के फॉर्म में आता हुआ दिखाई दिया। नीचे दी गई पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? पंक्तियां हैं आपके पास। जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो बीती बहार, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में, अब अली रही गुलाब में अपत कटेली डार। इन पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? क्या श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल है, या अन्योक्ति का है, या उत्प्रेक्षा अलंकार का, या रूपक अलंकार का? किसका ये हिस्सा होता हुआ दिखाई देगा? तो बिल्कुल यहां पर सही जवाब जिन लोगों के द्वारा, हालांकि सबका तो इसमें यहां पर आंसर जाने का सवाल ही नहीं उठता, ये पॉइंट है आपके पास यहां पर अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार की जब अगर हम बात करते हैं, अन्योक्ति अलंकार की जब बात अगर की जाती है तो इसका कॉन्सेप्ट इस बात की तरफ ले जाता है कि सामान्यतः हम बात किसी और को कहना चाहते हैं, माध्यम किसी और को बनाते हैं, निशाना किसी और पर ले जाते हैं, मीडियम किसी और को बनाते हैं, और ऐसे सहायता से जब अगर किसी व्यक्ति को आगे की तरफ बात रवाना की जाती है तो उस प्रकार का अलंकार जिस नाम से जाना जाता है वो कहलाता है आपके पास अन्योक्ति अलंकार। माध्यम कोई और, निशाना कोई और, ऐसा अलंकार जिस नाम से इंटरप्रेट किया जाता है वो अन्योक्ति अलंकार कहलाता है। तो इसका उत्तर जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, बेसिकली बिहारी के द्वारा लिखा गया दोहा है। और इसमें यहाँ पर ये कहा कि ये जो गुलाब है, ये गुलाब एक विशेष समय तक यहाँ पर इसका अपना इतराने का जब काम करता है, लेकिन जब इसका सेवा चाकरी करने वाला व्यक्ति जो है साइट में जब होता हुआ दिखाई देता है तब ये गुलाब के ऊपर चारों तरफ कांटे ही कांटे दिखते हैं और तब उस पर वहाँ पर कोई नहीं दिखता। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नीचे दी गई पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? यह चेहरा नहीं गुलाब का ताजा फूल है, यह चेहरा नहीं गुलाब का ताजा फूल है। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। क्या श्लेष अलंकार हैं, या उत्प्रेक्षा अलंकार हैं, या अन्योक्ति अलंकार हैं, या अपहनूति अलंकार हैं? तो नो डाउट इसमें यहां पर कहीं न कहीं आप लोगों को कंफ्यूज तो होना लाजमी है, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेट पद्धति के बिहाव पर इस प्रश्न को देखा जा सकता था कि उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें हो नहीं सकता। श्लेष, अन्योक्ति और अपहनूति चलो कम से कम यहां तक तो आए, पर जब इस प्रकार की बातों के साथ सामान्यतः ऐसा थोड़ा सा अपहनूति में नकारात्मकता जैसी कोई बात आती हुई दिखाई देती है, और यहां पर आपके पास नकारात्मकता नहीं वाला पॉइंट आता है। यह चेहरा नहीं गुलाब का ताजा फूल है। बेसिकली अपहनूति अलंकार की जब अगर हम बात करते हैं, इसमें अपहनूति अलंकार का जो कॉन्सेप्ट है वो इस दिशा में जाने का प्रयास करता है कि जो असत्य होता है उस असत्य को ही सत्य ठहराने का प्रयास किया जाता है। तो जो मिथ्या बात होती है उस पर सत्य बात का, जो आपके पास सत्य बात होती है उस पर मिथ्या बात का आरोप लगा करके उस कॉन्सेप्ट को जब आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है तो उसे जिस नाम से जानते हैं वो टाइटल आपके पास कहलाता है अपहनूति अलंकार। कि जहां सत्य बात का निषेध कर दें, जहां सत्य बात का निषेध कर दें और उस पर असत्य बात का लेप लगा दें, आरोप लगा दें और असत्य बात को ही सत्य साबित करने का प्रयास कर दें, तब उस स्थिति में आप
का जो अलंकार आता हुआ दिखाई देता है वो अपहनुति अलंकार है। यह चेहरा नहीं गुलाब का ताजा फूल है। इस संदर्भ में यही बात आती हुई दिखाई देती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दी गई पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? विरह है अथवा यह वरदान। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा एग्जाम्पल है? संदेह अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, अपहनुति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। विरह है अथवा यह वरदान नहीं जानते, तब यहां पर इसमें ऐसा है। उत्प्रेक्षा को आप जानते हैं, आंसर है यस। सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा है, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, जो सिग्नल नहीं दिखाई दे रहे हैं। अपहनुति नकारात्मकता जैसी कोई बात आती हुई नहीं दिखाई दे रही, तो अब इसको छोड़ें। व्यतिरेक वाला पॉइंट जो है वो आपके पास एक थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है जो आमतौर पर जहाँ पर हम उपमेय को श्रेष्ठ बताते हैं और उसका कारण भी देते हैं, वो बात व्यतिरेक में आ रही है। जब इस प्रकार का विकल्प आ जाए और जो कवि विद्वान हैं, जो कवि लोग हैं, वो डिसाइड न कर पाएं कि ये लक्ष्मी है या ये दुर्गा है या ये स्वयं वीरता का अवतार है, तो जब इस प्रकार की अगर बातें आती हुई दिखाई देती है तो वो टाइटल आपके पास की कंफ्यूजन है। हम समझ नहीं पा रहे हैं, यार ये लक्ष्मी है, नहीं रे ये दुर्गा है, नहीं ये वीरता का अवतार है, तो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता का अवतार। तो इस प्रकार की जब अगर अथवा वाली जब कंडीशन के साथ, तो ऐसा मान करके चला जाता है कि संदेह वाला गेसिंग वहां पर बनेगा। वैसे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लेकिन यहां पर 90% ट्रिक का अगर आप उपयोग करोगे तो आपको यहां से बाहर निकाल देगा। तो इसका उत्तर आपके पास क्या है? संदेह अलंकार। कि जब उपमेय और उपमान में एक समानता प्रकट हो और उसमें वहां पर शंका लगे कि यार इसमें क्या है, कौन क्या है, समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो शंका वाली जो बातें संदेह अलंकार के अंतर्गत जाती हुई दिखाई देती है। इसका उत्तर आपके पास ए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम यहां से इसमें आगे की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है आपके पास, नीचे दी गई पंक्तियों में निम्न में से कौन सा अलंकार है? मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने। क्या ये अमक अलंकार हैं, क्या ये उत्प्रेक्षा अलंकार हैं, या अनुप्रास अलंकार हैं, या फिर उपमा अलंकार हैं? तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर बिल्कुल सही जवाब, मैक्सिमम लोगों का इसमें उत्तर सही है, क्योंकि आपने इसमें यहां पर पकड़ लिया। बेसिकली उत्प्रेक्षा वाली स्थिति आती नहीं दिखाई दे रही है। उपमा का जो सासी से समतुल्य नाई ज्यों सरीखा जैसी ट्रिक आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। यमक में यहां पर कोई शब्द रिपीट नहीं हो रहा है, पर अनुप्रास में वर्ण रिपीट होता है, और जब वर्ण रिपीट होता है तो म से म से म, स से स। तो ये जो है आपके पास यहां पर व्यंजन वर्ण की पुनरावृत्ति होती हुई दिखाई दे रही है। तो जब किसी काव्य की पंक्तियों में इस प्रकार की स्थिति आती हुई दिखाई देती है, तब आप वहां पर उस पॉइंट को जिस नाम से आइडेंटिफाई करते हैं वो क्या कहलाता है? अनुप्रास अलंकार के नाम से उसको आप जानते हो। सही जवाब। चलते हैं, नीचे दी गई पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, है ना? तो इसका एग्जाम्पल है आपके पास कि क्या मानवीकरण का है, या ये उपमा अलंकार है, यमक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब जैसे मान लो ये काव्य की पंक्तियां डिफिकल्ट लग रही होगी, नो डाउट, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा उसके बाद सामान्यतः इसमें यहां पर गलत होने की संभावनाएं जो है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल यहां पर जिन लोगों को आ रहा है, नहीं आ रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार जैसी कोई कहानी है नहीं, मानो जानो वाला है नहीं, उपमा वाला सासी से समतुल्य नाई ज्यों सरीखा जैसी कोई बात है नहीं, यमक अलंकार शब्द कोई रिपीट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो लगा देना मानवीकरण, क्या दिक्कत है? सही जाएगा। इसको बोला था इंटेलिजेंस गैस, इसको बोला था इंटेलिजेंस गैस। जब इंटेलिजेंस गैस का अगर हम यहां पर उपयोग कर लें तो वही टाइटल आपके पास यहां पर कि न आते हुए भी उस प्रश्न का सटीक उत्तर मारने का तरीका आपके पास होना चाहिए। प्रश्नों को पढ़ने का, प्रश्नों को लगाने का तरीका, ढंग जो है वो चेंज कर दो। मानवीकरण अलंकार की जब बात कहते हैं इसमें, तो इसमें ऐसा माना जाता है कि जो हमारे काम होते हैं, जो मानव के काम होते हैं, वो जब प्रकृति के द्वारा कर दिए जाते हैं तो उसे यहाँ पर जिस नाम से जाना जाता है वो कहलाता है मानवीकरण अलंकार।
और ये पाश्चात्य कविताओं से आने वाला एक आपके पास पॉइंट है। पश्चिमी देशों की कविताओं में मानवीकरण अलंकार से यहाँ पर बहुत सारी बातें इसमें यहाँ पर डिस्कस की जाती है। मेघ आए हैं बड़े बन ठन के सज संवर के, ये बनना, ये ठनना, ये सजना, ये संवरना, ये हमारा काम है। लेकिन यहाँ पर कवि ने बड़ा स्मार्टनेस तरीके से बादलों को काम दे दिया। बादल हिस्सा है नेचर का। तो वो जो पॉइंट आपके पास है इस पंक्ति में भी उसी प्रकार से यहाँ पर बात आती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए इसका उत्तर आपके पास मानवीकरण अलंकार है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। निम्न में से कौन सा यमक अलंकार का सही उदाहरण है? यमक अलंकार का सही उदाहरण है तो इसमें आपके पास यहाँ पर क्या जाएगा? तो ये जो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसमें ये रहे चार ऑप्शंस आपके सामने कि यमक अलंकार का एग्जाम्पल क्या है? कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिका या खाए बोराए नरिया पाए बोराए, मधुर मधुर मेरे दीपक जल रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब इसमें यहाँ पर एग्जामिनर ने बड़ा स्मार्ट काम किया आपकी फाइल निपटाने के लिए। इसमें यहाँ पर बिल्कुल वैसे तो आप लोगों ने दे दिया क्योंकि छठी सातवीं आठवीं में ये पढ़ के आ गए थे कनक कनक, इसलिए यहाँ सही हो गया। लेकिन ये वाला जो पॉइंट आपको लगता ये वाला यहाँ पर, तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में आप यमक लगा देते हैं, यहाँ बच के रहना। फिर यहाँ पर आपके पास पॉइंट आया कि ये जो मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये पॉइंट आप अगर इसमें यहाँ पर लगाने का प्रयास करते तो बच के रहना। इनसे रिलेटेड जब आपके पास प्रश्न आएंगे तब आपको इसमें हाईलाइट किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर आने वाला जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? तो कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय वाला पॉइंट है। चलते हैं, निम्न में से कौन सा अनुप्रास अलंकार का सही उदाहरण है? ये रहे चार ऑप्शंस आपके सामने। उसी प्रकार से जो देखो एग्जामिनर की स्मार्टनेस, ऑप्शन पद्धति वही उठाई, प्रश्न का नेचर चेंज किया, नया प्रश्न क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है। चारों इसमें यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि आपको पता चल गया कि पानी पानी आया, ये इसका एग्जाम्पल नहीं, मधुर मधुर इसका एग्जाम्पल नहीं, कनक कनक। तो यहाँ पर च च च मतलब अनुप्रास अलंकार की जब अगर बात की जाती है तो अनुप्रास अलंकार कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जब काव्य की पंक्तियों में वर्णों की आवृत्ति होती है तो उसे जिस नाम से जानते हो कहलाता अनुप्रास अलंकार, जो 5 प्रकार का होता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपके पास यहाँ पर जिन लोगों के द्वारा इसका उत्तर डी दिया गया है वो सही है। चलते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला प्रश्न ये, नील गगन सा शांत हृदय था, उपर्युक्त पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? अब यहां पर तुलना आ रही है, कंपैरिजन आ रहा है। नील गगन सा शांत हृदय था, तो ये जब अगर आपके पास इस प्रकार की बातें आती तो कह रहा है कि क्या श्लेष अलंकार हैं, ये उपमा अलंकार हैं, या विरोधाभास अलंकार हैं, या रूपक अलंकार है। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा उपयुक्त पंक्तियों में, तो बिल्कुल यहां पर जब उपमा अलंकार की बात की जाती है तो उसका कॉन्सेप्ट जिस दिशा में जाता है वो कॉन्सेप्ट आपके पास क्या कहता है? तो वहां पर उपमेय और उपमान की आपस में तुलनाएं करते हो आप, जहां के लिंकिंग पॉइंट हैं सा, सी, से, सम, तुल्य, नाई, ज्यों, सरीखा जैसे पॉइंट से जो उपमा अलंकार है उसको कहीं ना कहीं यहां पर आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जाता है। तो जिन लोगों के द्वारा इसका उत्तर बी दिया गया है वो इसमें यहां पर सही है। चलता है नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुप्रास का एक भेद नहीं है? मतलब यहां पर अनुप्रास अलंकार के भेद आएंगे। सब लोग जानते हैं कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं, तो इसका उत्तर है 5। उस 5 में से यहां पर जो ऑप्शन आएंगे उसमें से देखो कि कौन नहीं है। तो ये ऑप्शन आपके पास कि एक छेका अनुप्रास, वृत्तीय अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, काकू। इसमें से यहां पर कौन जो है अनुप्रास अलंकार का हिस्सा नहीं है? तब इसका उत्तर क्या लगाओगे? बिल्कुल सही जवाब इसमें यहां पर कुछ को आ रहा है। अब यहां की आप व्यक्ति की, प्रोफेसर की जो बनाने वाला प्रश्न है उसकी स्मार्टनेस देखिए, क्योंकि पूरा पूरा लिख देते तो इसको लिखते छेका अनुप्रास, इसको लिखते वृत्तीय अनुप्रास, इसको लिखते लाटा अनुप्रास और इसको लिखते काकू वक्रोक्ति। तो ऐसे ही पकड़ में आ जाता है क्योंकि ये वक्रोक्ति का हिस्सा है, वक्रोक्ति अलंकार का भेद है काकू। तो इसलिए नाम पीछे वाले जो उनके जहां से इसमें पहचान जाते वो पॉइंट जो है उन्होंने वहां पर हटा लिए
और दो नाम, क्योंकि एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा आपके पास जो नाम आता है इसमें वो है श्रुत्या, और पांचवा इसमें जो नाम आता है वो है आपके पास यहाँ पर अंत्या। तो श्रुत्या और अंत्या इन दोनों को मिला दोगे तो ये आपके पास यहाँ पर 5 उसमें जाता हुआ दिखाई देगा। तो इसका उत्तर क्या गया? तो इसका उत्तर आपके पास डी काकू, और काकू एक वक्रोक्ति का भेद है, न कि अनुप्रास का भेद है। नेक्स्ट पॉइंट, अनुप्रास यमक श्लेष डेस 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 अलंकार हैं, मतलब पूछना चाह रहे हैं आपसे क्यों किसका हिस्सा है। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने, इसमें ये पाश्चात्य अलंकार हैं, ये शब्द अलंकार हैं, ये अर्थालंकार हैं, या उभय अलंकार हैं, ये किसका हिस्सा है। तब यहां पर अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल इसमें, क्योंकि यहां पर जो लोग आंसर इसका शब्द दे रहे हैं वो सही है। अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, एक नाम आपके पास आता है इसमें वक्रोक्ति है, एक नाम इसमें आता है वो है विप्सा है, और एक नाम इसमें यहाँ पर जो आता है वो है इसमें पुनरुक्त द भास, ये इस रूप में आता हुआ दिखाई देता है। तो ये 3 और आपके पास यहाँ पर 3 6, इस प्रकार से आपके पास इसकी शब्दालंकार के अंतर्गत आने वाले अलंकारों के ये आपके पास मुख्य मुख्य नाम हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। निम्नलिखित में से शब्द विशेष के प्रयोग से काव्य सौंदर्य डेस 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 कहलाता है। ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने। अर्थालंकार कहलाता है, शब्दालंकार कहलाता है, उभय कहलाता है, पाश्चात्य कहलाता है। यदि उसको पढ़ लोगे सेंटेंस को तो उत्तर यहाँ पर गलत होने की संभावनाएं बिल्कुल फिनिश होती हुई दिखाई देगी। तो बिल्कुल सही जवाब है इसमें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ आया है शब्द विशेष के प्रयोग से काव्य में सौंदर्य आ जाए, शब्द विशेष के प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाएं, चाहे फिर उसमें शब्द के अंतर्गत वर्ण में आपका अनुप्रास क्यों न हो, वक्रोक्ति क्यों न हो, श्लेष क्यों न हो, यमक क्यों न हो, विप्सा पुनरुक्ति क्यों न हो, उस प्रकार के आपके पास यहाँ पर स्थिति जो कहलाती है वो आपके पास क्या कहलाता है? तो उसे शब्दालंकार के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर जिन लोगों ने बी दिया है वो सही है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से साहित्य में अर्थगत चमत्कार को क्या कहते हैं? साहित्य में अर्थगत चमत्कार क्या कहलाता है? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। क्या ये शब्दालंकार कहलाता है, पाश्चात्य अलंकार कहलाता है, उभय अलंकार कहलाता है, या अर्थालंकार? यदि सेंटेंस को सही पढ़ लिया तो उत्तर इजी गोइंग टास्क में भी दे पाएंगे। कोई बड़ा प्रेशर इसमें यहाँ पर आपके पास नहीं है। बिल्कुल यहाँ सही जवाब इसमें आ रहा है, क्योंकि नाम लिखा है अर्थ, तो अर्थ के कारण जहाँ चमत्कार उत्पन्न होता है वो टाइटल आपके पास अर्थालंकार होता है, उसको आप अर्थालंकार के नाम से जानते हो, अर्थगत चमत्कार को अर्थालंकार के नाम से जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। निम्न में से जब काव्य में प्रयुक्त शब्द के एक से अधिक अर्थ हो तो उसे क्या कहते हैं? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। क्या इसे विप्सा अलंकार कहते हैं, या इसे श्लेष अलंकार कहते हैं, या इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं, या इसे रूपक अलंकार कहते हैं? तो अगर प्रश्न की परिभाषा सही मायने में यदि आपने पढ़ रखी है तो आप इसका जजमेंट इजी गोइंग टास्क में लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं इसका। तो बिल्कुल सही जवाब है इसमें। उसने कहा शब्द तो एक हैं लेकिन अर्थ एक से अधिक हैं। तब ऐसी स्थिति जब होती है तब होता है आपके पास यहाँ पर श्लेष, तब होती है आपके पास यहाँ पर श्लेष अलंकार, कि जब शब्द एक आया और उसके अर्थ अनेक वहाँ पर निकल जाए तब उसे हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है श्लेष अलंकार। तो इसका उत्तर जिन लोगों ने बी दिया है वो सही है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से जब एक शब्द कई बार प्रयुक्त हो और इन शब्दों के अर्थ अलग अलग हो तो वहां कौन सा अलंकार होगा? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। क्या यमक अलंकार हैं, या विप्सा हैं, या संधेय अलंकार हैं, या रूपक अलंकार हैं? जब एक शब्द कई बार प्रयुक्त हो और इन शब्दों के अर्थ अलग अलग हो तो वहां कौन सा अलंकार होगा? तो इसका उत्तर जो है सटीकता के साथ क्या जाएगा? जल्दी से बताएं। इसमें बिल्कुल सही जवाब है। अब इसने यहां पर कहा शब्द भी एक से अधिक बार आ रहा है, अर्थ भी उनके अलग अलग आ रहे हैं,
तब आपके पास यहाँ पर ऐसी स्थिति में जो होता है, जैसे आपने कहा कनक कनक ते सोगुनी, कनक कनक 2 बार रिपीट हुआ, दोनों बार उसका मीनिंग चेंज है। तो इस प्रकार की स्थिति जहाँ जाती हुई दिखाई देती है वो क्या कहलाती है? वो यमक अलंकार कहलाती है। और इसका उत्तर क्या होगा? तो उत्तर है ए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। निम्नलिखित में से जब उपमेय और उपमान को एक रूप में कह दिया जाए, मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो उपमेय में उपमान का ही आरोप कर दिया जाए और उनको इकट्ठा कर दिया जाए, कह दिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं? तो ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने। क्या रूपक अलंकार कहलाएगा, या यमक अलंकार कहलाएगा, या विप्सा कहलाएगा, या संदेह कहलाएगा? तो इसकी परिभाषा आपके पास है यमक, संदेह की परिभाषा भी आप जानते हैं। पर यहाँ पर यदि आप देखोगे इसमें, तो बेसिकली बिल्कुल सही जवाब इसमें, इसका जो आंसर जाएगा सटीकता के साथ, वो पॉइंट है इसमें यहाँ पर रूपक अलंकार। इसमें यहाँ पर जो जाएगा उत्तर वो है आपके पास रूपक अलंकार। क्योंकि जब उपमेय और उपमान को जब एक करते हैं, उपमेय और उपमान को जब एक करते हैं, तो उसे यहाँ पर रूपक अलंकार के रूप में इंटरप्रेट किया जाता है। दूसरी परिभाषा इस प्रकार से भी ली जाती है कि जब उपमेय में उपमान का आरोप कर दें, तो उसे जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है आपके पास रूपक अलंकार। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। लता भवन ते प्रकट भे ते ही अवसर दो भाई, मनु निकसे जुग बिमल विधु जलद पटत बिलगाय। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? क्या उत्प्रेक्षा हैं, या रूपक हैं, उपमा हैं, या श्लेष हैं? तो बिल्कुल कुछ लोग इसमें यहाँ पर सही रास्ते पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनको अल्टीमेटली समझ में आ गया कि इसका आंसर यहाँ पर क्या जाएगा। तो इसका उत्तर इसमें जाएगा वो है इसमें मनु की सहायता से आइडेंटिफाई हो गया। मनु, मानो, मनहु, जनु, जनहु, ये जो इस प्रकार का आपके पास है वो हिस्सा आपके पास यहाँ पर किसका है? तो ये हिस्सा उत्प्रेक्षा अलंकार का इसमें यहाँ पर बनेगा। इसका उत्तर है ए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सोहत औड़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। उपयुक्त पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? ये 4 ऑप्शंस आपके सामने। क्या उपमा है, रूपक हैं, श्लेष अलंकार हैं, या उत्प्रेक्षा अलंकार हैं? तो ऐसी स्थिति में आपके पास क्या जाएगा? भारी भरकम पंक्तियां होती हैं, ट्रिक की सहायता से जितना दबोचा जाए दबोचने का प्रयास करना चाहिए। फिर उससे हम यहाँ पर 100, 200, 1000 कितने एग्जाम्पल रख पाएँ वो आपका जो है उसमें है। बिल्कुल यहाँ पर इस वाले पॉइंट से जो इसको ये मान करके चला, अब क्या है कि मानो को उन्होंने मनो कर दिया, मानो, मनो, मनु, मनहु। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपके पास यहाँ पर ये उत्प्रेक्षा वाला हिस्सा होता हुआ दिखाई दिया। तो इसका आंसर आपके पास जाएगा क्या? तो इसका आंसर है इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट पॉइंट। नीचे दी गई पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? कोटि कुलुस समवचन तुम्हारा। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? क्या उपमा अलंकार है, या ये श्लेष अलंकार हैं, या अनुप्रास हैं, या फिर ये यमक है? किसका जाता हुआ दिखाई देगा? तो बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि यहाँ अनुप्रास में मत चले जाना, यमक जाने की संभावना नहीं है। अब ये जो उपमा जिन लोगों ने माइंड कैच कर लिया, तो ये आपके पास सा सी से सम, सा सी से सम, तुल्य नाई ज्यों सरीखा, जैसे जो कुछ पॉइंट होते हैं वो सब आपके पास यहाँ पर जिसके अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं वो उपमा अलंकार का हिस्सा होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नीचे दी गई पंक्तियों में निम्न में से कौन सा अलंकार हैं? तारासी तरुणीता में, तारासी तरुणीता में ठाड़ी ठाड़ी झिलमिल होती। इन पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार। यदि यहां पर भी प्रॉपर जजमेंट लगा लोगे तो आंसर सही जाने की संभावना इसमें यहां पर होगी, है ना। इसमें भी यहां पर जो लोग इसको अगर थाम लें और इसके बिहाव पर रिस्पॉन्स देने का अगर प्रयास करते हैं तो उसका आने वाला रिस्पॉन्स जो है वो बिल्कुल सही कैटेगरी में जाएगा। तारा सी तरुणी, ता में
ठाड़ी झिलमिल होती, इन पंक्तियों में यहाँ पर उपमा की बात आती हुई दिखाई दे रही है, न कि इसके चक्कर में त वाले चक्कर में आप जो है इसको अनुप्रास लगाने का प्रयास न करें। ये जो आपके पास सी है वो बड़ा सिग्नल है जिसकी सहायता से आप इसको यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरसी से अंबर में आभा सी उजियारी लागे, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? क्या ये उपमा का है, यमक का है, यश्लेष का है या फिर अनुप्रास का है? तो ऐसी स्थिति में इसका उत्तर जो है वो आप क्या देंगे? आरसी से अंबर में आभा सी उजियारी लागे, तो इसका आंसर जो जाता हुआ दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही जवाब। अगर ये से सी वाली स्टाइल से यदि इसको पकड़ोगे तो इसका उत्तर जाता हुआ दिखाई देगा, वो पॉइंट आपके पास है उपमा। यदि ये से और सी वाले पॉइंट से इसको यदि टच करोगे तो इसका आंसर जो है वो जा रहा है आपके पास उपमा। तो जिन लोगों की थीम इसमें यहां जाती हुई दिखाई दे रही है वो इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो इसमें से यहां पर आपके पास कौन सा पॉइंट इसमें जाने की संभावना है? इसमें उपमेय में उपमान का आरोप हो रहा है, एक दूसरे में यहां पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे में जब ये रूप जो है उपमेय का उसमें वहां पर डालता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में जैसे इनका एक सिग्नल और मान लिया जाता है कि ये जो हाइफन चिन्ह जो दिखाई दे रहा है, जो योजक चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये योजक चिन्ह भी कहीं कहीं बार आपको यहां पर रूपक में थोड़ा सा प्रमोट करेगा, लेकिन उससे पहले सासी से समतुल्य नहीं जैसे कोई पॉइंट हो तो फिर वो वहां उपमा में रहेगा। लेकिन उसके अलावा ये आपको इसमें यहां पर सिग्नल दे सकता है, जब गाड़ी फंस जाए तब अपने पास आखिरी हथियार कि वो भी हम दिमाग चला करके ही आए, तब वहां पर क्या होगा? तो इसका उत्तर तो रूपक गया और आप इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नीचे दी गई पंक्तियों में निम्न में से कौन सा अलंकार है? मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, यहां पर भी वही हुआ, यहां पर भी यही हुआ। जो छोटी बात है खिलौना, उसमें बड़ी बात का आरोप कर दिया जाता है और मान लिया जाता है। यहां पर भी यही वो कह रहे हैं कि जो खिलौना है वो चांद जैसा प्रतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। तब इन पंक्तियों में कौन सा आपके पास यहां पर होगा? क्या ये यमक अलंकार हैं, या ये अनुप्रास हैं, या आपके पास श्लेष अलंकार हैं, या आपके पास रूपक अलंकार हैं? तो बिल्कुल इसमें यहां पर थोड़ी सी एक प्रॉपर थीम के साथ इसमें जा सकते हैं। ठीक है, आप अपने इसमें उत्तर जो भी आपकी इसमें थिंकिंग प्रोसेस चल रही है उसके हिसाब से आप इसमें यहां पर देते हैं, वो एक बात अलग है। ये जब अगर आपके पास आया तो ये वाला जो टाइटल है इसमें, ये जो आपके पास इसमें यहां पर जो टाइटल है वो टाइटल जिस बात को इसमें हाईलाइट कराता है, चंद्र खिलौनों, है ना? तो ये चंद्र खिलौना वाला जो पॉइंट है वो इसमें रूपक के अंतर्गत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि खिलौना उपमेय है, चंद्रमा यहाँ पर आपके पास बड़ा वाला एस्पेक्ट है, तो इसके अंदर यहाँ पर चला जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये रूपक का एग्जाम्पल था। अगला, चरण सरोज पखारने लागा। जब इस प्रकार से ये चरण सरोज और इसका कमल के साथ अगर इसमें कॉम्बिनेशन आता है, इसमें जब अगर यहाँ पर कॉम्बिनेशन आता है, तब ऐसी स्थिति में आपके पास यहाँ पर जो आने वाला जो पॉइंट है वो कहाँ जाएगा? तो ये रहे चार ऑप्शंस आपके सामने कि इसका उत्तर जो है वो आप इसमें यहाँ पर क्या देंगे। क्या इसका आंसर जो है वो आपके पास इसमें अनुप्रास अलंकार हैं, या श्लेष अलंकार हैं, या यमक हैं, या रूपक अलंकार हैं? किसका ये हिस्सा होता हुआ दिखाई देगा? चरण सरोज पखारन लागा। तो ये टाइटल आपके पास इसमें रूपक एक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चरण और सरोज को। सरोज क्या है? आंसर आपके पास कमल है। चरण आपके पास, तो इसमें जो उपमेय है चरण, उसमें यहाँ पर उपमान का जबरदस्त तरीके से आरोप करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक रूप करने का प्रयास कर रहे हैं आरोप की सहायता से। इसलिए इसका उत्तर आपके पास यहाँ पर क्या गया? तो इसका उत्तर जाएगा वो है आपके पास डी।
चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला एग्जाम्पल है आपके पास, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। उपरोक्त पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार हैं? ये रे पंक्तियां आपके सामने और उसका ऑप्शंस, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। बिल्कुल धुआंधार तरीके से बात फास्ट आंसर इसमें यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको लगने लग गया कि हाँ हमारे मन की बात का प्रश्न का ऑप्शन जो इसका आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब है। इसका उत्तर आपके पास क्या है? तो इसका उत्तर अतिशयोक्ति अलंकार होगा, आगे नदी पड़ी अपार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये रहा, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों में, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। उपरोक्त पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार हैं? ये रहे चार ऑप्शंस आपके सामने, अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार। बिल्कुल यहां पर सही बात है। इसमें जो आप अपने उससे यहां पर आंसर दे रहे हो वो बिल्कुल उसमें अपने हिसाब से यहां पर सही है, क्योंकि यहां पर भी अतिशयोक्ति अलंकार की सहायता से ही बात की गई है कि जब भी किसी व्यक्ति वस्तु का वर्णन जो है बड़ा चढ़ा करके किया जा रहा है, तो उस प्रकार का टाइटल आपके पास यहां पर क्या कहलाता है? तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार के नाम से जानते हैं। सही है। चलते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन इसी प्रश्न के साथ यहां पर विराम लेते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए जय हिंद, जय भारत।